गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का ऑडियो आएगा, वॉइस आएगी, तो प्रयास करिएगा कि ईयरफोन वगैरह लगा के इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, जो एडिटोरियल है वो दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर आता है उससे संबंधित एडिटोरियल है। और जो आज का विषय वो है गुजरात की सत्ता के लिए आखिर इतनी जोर आजमाइश क्यों। तो आपको पता है 5 दिसंबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है गुजरात में, और चाहे जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियाँ हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियाँ पूरी मुस्तैदी के साथ जिस प्रकार से वहाँ के क्षेत्रों में लगी हुई हैं वोट बैंक हथियाने में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रही हैं। हालांकि ये गलत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रलोभन दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है प्रलोभन के माध्यम से। तो मैं ये बता दूं, जितने भी भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं, क्यों ना वो भारतीय जनता पार्टी वो भी क्या प्रलोभन नहीं देती है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आया था तो जितने वादे किए गए थे वो भी प्रलोभन ही होता है। जो एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है चुनाव का अपने चुनावी घोषणाओं में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये भी तो प्रलोभन है, ये भी तो वादे ही हैं। तो देखिए, यदि गरीबों के लिए, गरीबों को क्या चाहिए, गरीबों को आपको लगता है कि बताइए क्या चाहिए। जहाँ भी आदिवासी हैं, गरीब तबका है, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ये बेसिक फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। चूँकि एक बड़ा वर्ग जिस तरह से गुजरात में आदिवासियों की संख्या काफ़ी है, मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैं देखा भी हूँ। हालांकि अब बहुत ज़्यादा उनमें बदलाव आ गया, नहीं तो पहले उन्हें ये तक नहीं पता था कपड़े क्या होते हैं। जब 10 साल पहले मैं गया था गुजरात के भ्रमण पे, कह सकते हैं हमारे मामा जी रहते हैं वहाँ पे, तब मैं उन लोगों की स्थिति में अपने प्रत्यक्षदर्शी होकर मैं देखा हूँ। ठीक है, उनका जीवन निर्वहन कितना कष्ट के साथ गुजरता है। यदि तो भारतीय जनता पार्टी को डर है और वो बार बार ये करेगी रेवड़ी बांट रहे हैं, इससे जो है कि देश का भला नहीं होगा। गुजरात का जो रेवेन्यू है वो खर्च कर दिया जाएगा, गुजरात के संसाधन लूट लिए जाएंगे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। पर ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस रणनीतिक जिन रणनीतियों को बनाया, उसके बाद उसने दिल्ली का चुनाव जो 2 बार जीता, उसके बाद पंजाब का चुनाव जीत लिया, तो कुछ तो बात है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसी के बारे में आज बातचीत चलेगी। अब देखिए यहाँ लिखा है, हिमाचल चुनाव में बड़े नेताओं की सक्रियता जितनी थी उससे कई गुना ज़्यादा सक्रियता गुजरात में देखी जा रही। क्यों? क्योंकि भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का सवाल है। एक लंबे समय से चली आ रही वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सबसे बड़ी बात है कि ये इनका होम टाउन है। यदि आज मोदी बने हुए हैं तो गुजरात का ही मॉडल पूरे भारत के सामने उन्होंने रखा कि गुजरात एक ऐसा राज्य था जिसे बीमारों से भी नीचे का दर्जा दिया गया था। आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, वहाँ के ट्रांसपोर्ट रोड वगैरह सब खराब थे। और उसके बाद जो कच्छ में आप देखे होंगे या सुने होंगे, टीवी के माध्यम से देखे होंगे, जो वहाँ पे प्रलयकारी भूकंप आया था, उसमें लाखों जाने गई, जान माल सब नुकसान हुआ। उसके बाद जिस प्रकार से गुजरात जैसे राज्य को खड़ा किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, और ऐसे में इनको अपनी साख बचानी है, अन्यथा ये होगा कि भैया आप घर में जिस राज्य में आप लंबे समय से आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप खुद थे कई बार, वहाँ का आप चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आएगा देश भर में कि अब मोदी से लोग असंतुष्ट होते नज़र आ रहे हैं, और उसका प्रभाव जो है कि लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो हैं अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के घर में, ये समस्या बड़ी हो सकती है। इसलिए पूरी ताकत पूरी ऊर्जा के साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने हालांकि यहाँ के शहरी इलाकों से मैदान लगभग छोड़ ही दिया है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ भी पंजाब की तरह कोई चमत्कार हो सकता है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि कांग्रेस ने हालांकि यहाँ के शहरी इलाकों को छोड़ दिया है, इसका कारण जानते हैं, क्योंकि जो शहरी लोग हैं
वो पूरी तरह से मोदीमय में डूबे हुए हैं। और ये लंबे समय से वहाँ का आप जो है इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से जो शहर में लोग हैं, शहर में ज़्यादातर लोग व्यापारी वर्ग है, ठीक है, तो ऐसे व्यापारी जो हैं इनको बहुत ही प्रमोट करते हैं और ज़्यादातर इनका वोट बैंक वो व्यापारी वर्ग ही है जो शहरों में निवास करते हैं। हालांकि इस बात को गंभीरता से कांग्रेस जानती है, इसलिए वो शहरों से हट के गाँव की तरफ अपना प्रचार का रुख मोड़ दी है। बट अरविंद केजरीवाल को ये जो है कि उनको महसूस हो रहा है कि नहीं, जिस तरह से हमने अनएक्सपेक्टेड जीत हासिल की है पंजाब के अंदर, हो सकता है कि गुजरात का भी व्यापारी वर्ग हमसे इस प्रकार की उम्मीद लगा बैठे और हम अच्छा कुछ कर जाएं। क्योंकि मुफ्त का चलन गुजरात में कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए आपने वहाँ 300 यूनिट तक का मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया और बेरोजगारी भत्ते जैसे प्रलोभन सबसे पहले दिए हैं, सब जानते हैं। कई राज्यों में देखे होंगे कि किसानों को जिस प्रकार से ऋण माफ़ किया गया, तो ये भी तो प्रलोभन ही है, ये पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। यदि आप किसी भी चुनाव प्रचार में चुनाव से पहले ही किन्हीं चीज़ों का ही आप घोषणा करते हैं तो एक तरह से ये चुनावी प्रलोभन के अंतर्गत ही आता है। वो अलग चीज़ है कि आप जीतने के बाद जो घोषणा में नहीं किए थे अगर वो काम करते हैं तो वो उस चीज़ के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए जो गरीब तबके के लोग हैं तो ये इस प्रलोभन में आ सकते हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगा, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया मिलेगा, बेरोजगारी भत्ते मिलेंगे, ठीक है। तो इस बेस पे लोगों को डर है कि चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये सारी चीज़ें जहाँ तक उम्मीद है सारी चीज़ें चलन में है। तो ऐसे में ये कोई आवाज़ नहीं उठा सकता नहीं कि आप सत्ता में आने के बाद अगर नहीं ऐसा किए तो वो पूरी तरह से, जैसे जब 2014 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जीते थे तो नहीं, जब चुनाव लड़ रहे थे तो गुजरात जैसे राज्य को उन्होंने मॉडल के रूप में पेश किया। देखो भैया, गुजरात को हमने इस योग्य बनाया है, गुजरात में ये सारी चीज़ें की हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें पूरे देश में संचालित होंगी। तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी एक मॉडल के रूप में दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारी सुविधाएँ, ये प्रलोभन आप न कहें, ये जो चुनावी घोषणाएं हैं ये पहले ही कई राज्यों में चालू हैं जहां पर मेरी सरकार है, और यदि मेरी यहाँ सरकार बनती है तो इन राज्यों से बेहतर हम आपको और भी अन्य चीज़ देंगे। यहाँ लिखा है कि ये जितने का सामान है उससे ज़्यादा का तो अपने गाड़ी में तेल जला दिया, फ़ायदा क्या होगा। तो कुछ लोगों का ऐसा कटाक्ष है कि भैया यदि आप फ्री में ले रहे हैं 20 रुपये की सामान, आप लाखों की गाड़ी से लेने के लिए 20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं भैया फ़ायदे की बात नहीं, जो हमारे हक़ की बात है, हम अपने हक़ के लिए एरोप्लेन से टिकट कटा के आएंगे इस चीज़ों को लेने के लिए, हम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। जॉब में कहा जाता है कि आपकी बात ठीक है लेकिन हक़ तो छोड़ा नहीं जा सकता ना, तो वही चीज़ है। वो कहते हैं कि हम हक़ नहीं छोड़ेंगे। फिर भी कुछ पिछड़े इलाकों को छोड़ दिया जाए तो शहरों में तो आपकी मुफ्त की रेवड़ी का क्रेज़ दिखाई नहीं दे रहा है। आप वाले ज़रूर कहते फिर रहे हैं कि अंडर करंट है और सरकार हमारी ही बनेगी लेकिन ये अंडर करंट क्या है, किसका है, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। खैर, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है उसकी लगभग 40-50 सीटें यहाँ पक्की मानी जाती हैं और भी इस बार भी उसके पास ही रहेंगी। तो देखिए, पहले से कुछ चीज़ें पूर्वानुमान लगाया जा चुका है, एक्सपेक्टेशंस कर दिया गया है कि हमेशा जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस की 40 से 50 सीटें तय होती हैं, और ये कई लंबे समय से कई विधानसभा का चुनाव हुआ है, सब में ये समीकरण हमेशा आया है, ये संख्या हमेशा आई है। तो हो सकता है इस बार भी हो लगभग, पर इस बार नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस के जो मतदाता वर्ग था उसमें अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से सेंध लगा दी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का शहरों में हमेशा दबदबा रहता जो इस बार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 127 सीटों से ऊपर जाना उसके लिए भी मुश्किल का मैदान है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर है, क्योंकि मानते हैं कि कांग्रेस का जो एक एक्सपेक्टेशंस बन रहा है कि उनकी सरकार नहीं बनेगी, पर बहुत से मतदाता वर्ग ऐसे हैं जो पहले से कह चुके हैं
कि आप हो सकता है कि इस बार सरकार बना ले, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हो सकती है उसकी, पर हाँ ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है पंजाब जैसे राज्यों में, तो गुजरात में बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके पहले 2002 में भाजपा को 127 सीटें मिली और 4 बाद में जुड़ने से उसका आंकड़ा 127 पर पहुंचा था। उस रिकॉर्ड को इस बार तोड़ पाना मुश्किल का मैदान नज़र आता है। जहां तक मुस्लिम मतदाताओं का सवाल है, आपकी उपस्थिति के बावजूद उनके वोटों का बंटना मुश्किल लग रहा है। तो आपको बता दें, जो मुस्लिम मतदाता वर्ग है उनकी वोट ज़्यादातर या तो कांग्रेस को जाएंगे या तो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से एक नाराज़गी है। उनको ऐसा लगता है कि जो 2002 में दंगा हुआ था उसके पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आज भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान नाखुश है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। हर जगह आप देख सकते हैं, चट्टी चौराहा शहरों में हर जगह देख सकते हैं, डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है। पर ये बात कहने के लिए भी लोग डरते हैं कि कोई ना कोई केस वोस हो जाएगा। अरे मुसलमान हो कि कैसे तुम कह दिए कि हम डरे हुए हैं, क्योंकि इस समय देखिए, यू डोंट हैव राइट टू एक्सप्रेस एनीथिंग, यू डोंट हैव राइट, आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप अपनी भाषा को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करें, दुनिया के सामने बोलें। कब क्या उनको बुरा लग गया, अभद्रता का मामला लिखवा कर आपको अंदर कर देंगे। ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि वोट का बंटवारा करके भाजपा को जीतने का अवसर नहीं देना चाहते। अब एक चीज़ और है कि मुसलमान ये सोच रहा है कि हम जहाँ वोट देंगे सब एकजुट होकर देंगे, अन्यथा हमारा जो वोट है खराब हो जाएगा। तो जब कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही तो कांग्रेस को देने का कोई औचित्य ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे में क्या है, जो मुसलमान वर्ग है वो आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट दे सकता है। गांव की जिन सीटों पर वर्षों से कांग्रेस का दबदबा नज़र आता है, वहाँ ज़रूर आपकी सेंधमारी काम कर रही है। ऐसी सीटों में से ज़्यादातर पर कांग्रेस और कुछ सीटों पर भाजपा को नुकसान होने की तीव्र संभावना है। याद रखिएगा, पहली बार गुजरात के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है तो वो एक ही बंदे की वजह से, वो है अरविंद केजरीवाल। बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और बेतुर्की बातें नहीं करता, बेतुका वतुका नहीं। वो जब भी बात करते हैं सिद्धांत के रूप में, व्यवहारिक रूप में, कि हाँ आप समस्याओं में भी अवसर खोज सकते हैं, क्योंकि वो बंदा IAS था, UPSC का छात्र रह चुका है। हाँ, UPSC जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ भारत में 80% जो नेता हैं वो सबको पता है कैसे, वो क्रिमिनल हैं, अशिक्षित हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं। ऐसे में यदि एक नेक इंसान यदि आके भारत जैसे राज्यों का कुछ विकास करना चाहता है, उसके रूप को बदलना चाहता है, तो लोगों को अवसर देना चाहिए। अन्यथा वही चीज़ है, आपकी गुजरात में जितनी भी सीटें आएँ उसके लिए मुनाफा है, क्योंकि उसकी यहाँ ज़मीन तैयार हो रही है। 1-2 चुनाव बाद हो सकता है उसे गुजरात में तगड़ा फ़ायदा मिल सके। फिलहाल तो वह राज्य में तीसरे नंबर पर ही रहेगा, ऐसा लगता है। तो देख रहे हैं कि भविष्यवाणी होती चली जा रही हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, इस बार पूरी उम्मीद है, यदि इस बार आपकी सरकार नहीं बनती है तो जिस प्रकार से ये टक्कर दे रही है, अगले विधानसभा चुनाव में तो कोई माई का लाल नहीं है अरविंद केजरीवाल को गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए कोई उसको रोक दे। ये लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि एक बंदे को हराने के लिए पूरे बड़े बड़े शीर्ष नेता लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब आरोप तो ऐसा लगाया जा रहा है, आरोप तो छोड़िए, जांच तक हो जा रही है। पूरी तरह से विकलांग बनाने का कार्य चल रहा है गुजरात के अंदर। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, धरातल पे काम कर रहे हैं, उनको तक भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही। ये वास्तविकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।